बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं हाफिज़ कुर्दली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट की थी। बेटे आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए व्हाइट बोर्ड के ऊपर उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे हम रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे लॉज ऑफ रेडिकल्स और इंडिसेस, जजर और कुव्वत नमा के कवानीन पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पे सर्ड एंड इट्स टाइप, मिकदार असम और उसकी अकसाम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटे सबसे पहले देखें रेडिकल एक्सप्रेशन, जजरी जुमले। बेटे जजर की अलामत आप समझते हो ना, ये जजर की अलामत होती है। इस अलामत वाले जितने भी जुमले होंगे ना, उसे जजरी जुमले कहते हैं या इंग्लिश में रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन, जजर वाले जुमला जो है इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक हिसाबी जुमला होता है। डेट इंक्लूड, जो मुश्तमिल होता है रूट पे। रूट का मतलब है जजर की अलामत। सच है स्क्वायर रूट, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट है। और हायर ऑर्डर रूट, यहाँ पे बड़े ऑर्डर का रूट है, यानी कि सेवंथ रूट ऑफ एक्स प्लस 2, क्यूब रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब बेटे उर्दू मीडियम वालों, ऐसा हिसाबी जुमला जो जजरी अलामत पर मुश्तमिल हो, जजरी जुमला कहलाता है। देखिए ये 3 एग्जाम्पल में जजर की अलामत नजर आ रही है, तो ये तीनों जजरी जुमले हुए। आगे बेटे, आगे हम पढ़ेंगे उर्दू मीडियम वालों ए का एनवा जजर और इंग्लिश मीडियम वालों nth रूट ऑफ ए। बेटे ए यहाँ पे कोई हकीकी अदद है, ए क्या है? रियल नंबर है बेटे। और n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 है। इसकी मिसाल मैं पेश करता हूं बेटे। ये देखें, a मेरे पास रियल नंबर 8 है, n ग्रेटर देन 1, यानी कि मैंने 3 लिखा है, तो आपको पता 3 ग्रेटर देन 1 है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूं, 8 का तीसरा जजर, 8 का थर्ड रूट, तो अगर मैं कहूं 8 की जगह मैं a लिख दूं वापस और 3 की जगह वापस n लिख दूं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a। अब बेटे इसको देखें, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि प्लस वाला है। एंड n ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड a इज अ रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है, तो सच दैट देन एनी रियल नंबर x सच दैट, यानी कि अगर हम इस शक्ल में लिखें x, देखें ना, इसको हल करके कोई ना कोई जवाब आएगा, वो x लिखा है। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x। इसकी एग्जांपल देखें, इस कॉल्ड nth रूट ऑफ a। फॉर एग्जांपल आप देखें थर्ड रूट ऑफ a, x इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ a। एग्जांपल मैंने आपको बता दी बेटे। इसमें आप देखें, ये जो स्क्वायर रूट की अलामत है, ये स्क्वायर रूट की अलामत है, इसे रेडिकल कहते हैं। n जो है वो उसका इंडेक्स है रेडिकल का। आगे साथ एक और चीज देख लें, रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन। देखिए यहाँ पे 35 का स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को रेडिकल कहते हैं। रेडिकल के नीचे कौन है? 35। रेडिकल के नीचे जो चीज होती है ना, उसे बेटे हम रेडिकेंड कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, जजर की अलामत के नीचे जो होता है, इज कॉल्ड रेडिकेंड। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 35। अब 35 अंडर रेडिकल साइन के नीचे है, लिहाजा से रेडिकेंड कहेंगे। उसके बाद बेटे देखिए आप, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको जजर की अलामत वाली चीज नजर आ जाए, आप समझे रेडिकल फॉर्म है। अगर आपको पावर वाली शक्ल आ जाए, तो आप समझे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये जो पावर होती है 1/n, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, तो उसी वजह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखें, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, रेडिकल फॉर्म। अब इसका x की जगह पे x लिखा है ना, तो a की जगह पे a लिखा है, तो ये इसको खत्म करें ना रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये 1/n आ जाता है। इसके अलावा बेटे लास्ट में जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, तो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कुछ और एग्जांपलें होंगी, वो मैं लास्ट पे आपके साथ शेयर करूंगा। जी उर्दू मीडियम वाले बेटो, ए का एनवा जजर। बेटे ए कोई भी हकीकी अदद है। देखो बेटे, ए है यहाँ पे आपके पास हकीकी अदद 8, मिसाल के तौर पर। एनवा जजर, एन है
3, तो क्या पढ़ेंगे, ए की जगह पढ़ो 8, एन की जगह पढ़ो 3, तो बना 8 का तीसरा जजर, 8 का तीसरा जजर। देखिए बेटे, ए हकीकी अदद है, एन 3 है, एन क्या है, एन बड़ा है 1 से। ठीक है, देखिए अगर n एक मुस्बत सही अदद हो, देखिए n एक मुस्बत सही अदद है, प्लस वाला है, और 1 से बड़ा है, दोनों शर्तें मैंने लिख दी, और एक a जो है एक हकीकी अदद हो, तो कोई भी हकीकी अदद है इसको हल करके जवाब ही लाना ना, इसको हल करके जो जवाब लाएंगे ना वो भी हकीकी अदद आएगा। कोई भी हकीकी अदद x जबकि x बराबर है, मैंने कहा इसको जवाब लाना ना। अब देखो पता क्या करूं, x की जगह x लिख लो ना, जजर की जगह जजर, 8 किसके बराबर रखा हुआ है, a के बराबर, फिर किसके बराबर है, n, तो ये जो x है इसको a का nवां जजर कहते हैं। यहाँ पे x जो है वो 8 का तीसरा जजर कहलाता है, तो यहाँ पे आ जाए वापस, x बराबर a का nवां जजर कहलाता है। मिसाल भी देखिए मैंने n बराबर 3 रखी है, आपको पता है n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1 है, और a बराबर 8 रखा है, तो 8 के तीसरे जजर को हकीकी अदद 8 का तीसरा जजर कहते हैं। ठीक हो गया। ऊपर वाली तारीख में यहाँ पे ये वाली जो मैंने ये पढ़ाई है, ये जजर की अलामत है, और साथ n जो है वो उसका कुव्वतनमा है। मजजूर क्या होता है, रेडिकेंड। देखिए यहाँ पे ये जजर 35 है, जजर के नीचे 35 जो है इसे हम रेडिकेंड कहते हैं। एक हकीकी अदद जो जजर की अलामत के नीचे हो इसे मजजूर कहा जाता है। मसलन 35 के जजर में यहाँ 35 मजजूर है। बेटे यहाँ पे आओ, जजरी शक्ल और कुव्वतनुमाई शक्ल की एग्जाम्पलें हैं, ये जरा देखने। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मौजूद है और एग्जाम्पलें भी, रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटे ये a का nवां जजर बराबर x, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, a का पावर 1 बटा n, a रेस टू द पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू x, a की पावर 1 बटा n बराबर x। ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। मिसालें, 5 का तीसरा जजर, 7 का चौथा जजर, थर्ड रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 7। इसको एक्सपोनेंशियल में लाएं, 5 की जगह पे 5 आ जाएगा, रूट की कीमत 3 है तो 1 ओवर 3 आ जाएगा, 7 की जगह 7 आ जाएगा, रूट की कीमत 4 है तो 4 की जगह 1 ओवर 4। यानी कि ये एग्जांपलें बेटे मैंने की है कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदला और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में बदलने का तरीका बताया है। अब बेटे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, उसको पढ़ने के लिए अब हम जा रहे हैं अगले बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रेडिकल्स, जजर के कवानीन। तो बेटे बुक में 4 कवानीन बयान किए हैं, तो मैंने भी व्हाइट बोर्ड पे 4 ही लिखे हैं। तो पहला जो है वो है प्रोडक्ट रूल, दूसरा कोशेंट रूल, तीसरा पावर रूल, चौथे के 3 नाम है, nth रूट रूल या फिर कैंसलेशन लॉ फॉर रेडिकल्स या इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स एंड एक्सपोनेंट्स। प्रोडक्ट रूल्स में देखें, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि इनका प्रोडक्ट हो रहा है, और nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ए का अलग से nth रूट लिख लेंगे, प्रोडक्ट की जगह पे मल्टीप्लाई करके बी का अलग से nth रूट लिख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि दो चीजों का जो प्रोडक्ट है ना, वो उसको हम तोड़ के अलग-अलग लिख के अलग का रूट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने दी है, थर्ड रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय 64। आप देखिए 8 और 64 का इकट्ठा थर्ड रूट है, तो इसको हल कैसे करेंगे, 8 का अलग से थर्ड रूट, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और 64 का अलग से थर्ड रूट। वो आगे हल करने के बाद इसका 2 आएगा, आंसर इसका 4 आएगा, और वो आगे सिंप्लीफिकेशन की जाएगी। कोशेंट रूल में आप देखें, कोशेंट कहते हैं बटे वाली फॉर्म को, तकसीम वाली शक्ल को। nth रूट ऑफ a ओवर b या a डिवाइडेड बाय b। आप देखें a ओवर b का इकट्ठे का nth रूट है, तो मैंने क्या किया, a का अलग से nth रूट ले लिया, डिवाइड लगा के यानी कि ओवर लगा के b का nth रूट अलग से ले लिया। ठीक हो गया, यानी कि इकट्ठा था ना तो अलग nth रूट ले लिया। इसकी भी एग्जांपल देखें,
थर्ड रूट ऑफ 8/64। तो बेटे 8 का अलहदा से थर्ड रूट ले लिया, 64 का अलहदा से थर्ड रूट ले लिया। मतलब कहने का कि 8/4 64 इकट्ठा था ना जब थर्ड रूट लिया था, तो इसको अलहदा अलहदा करके रूट ले लेते हैं। तो इसको हल करेंगे 2 आएगा, इसको हल करेंगे 4 आएगा, ये काट दें 2 1 दा 2 2 2 दा 4 1/2 आ जाएगा। आगे ये है पावर रूल। बेटा ये ध्यान से पहले समझे इसको, nth रूट ऑफ a रेस टू द पावर m। ये आगे क्या लिखा, nth रूट ऑफ a रेस टू द पावर m। यानी कि ये वाला जो रूल है ना, ये जो पावर है ना a की पावर पहले है ना रेडिकल जजर के अंदर, अब है जजर के बाहर। ये रूल हमें पावर को ना जजर के अंदर, रेडिकल के अंदर और रेडिकल के बाहर शिफ्ट करने की इजाजत देता है। जैसे देखो थर्ड रूट ऑफ 64 की पावर 2 है ना, तो यहां भी देखें ये पावर 64 की 2, इसको ये पहले इस वक्त ये स्क्वायर रूट के रेडिकल के अंदर है, तो रूल के मुताबिक ये स्क्वायर रूट के बाहर चली गई, यानी कि पावर शिफ्ट हो जाती है रेडिकल के अंदर से रेडिकल के बाहर। मैंने लिखा भी है दिस रूल अलो दस, ये वाला रूल जो है पावर रूल हमें इजाजत देता है टू मूव द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को मूव करना। एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे m, तो m को देखें पहले रेडिकल के अंदर था एक्सपोनेंट, अब रेडिकल के बाहर है। इनसाइड और आउटसाइड द रेडिकल साइन। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है nth रूट रूल या कैंसिलेशन लॉ फॉर रेडिकल या इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स एंड एक्सपोनेंट्स। कोई भी नाम आप याद रख सकते हैं, कोई एक आधा नाम याद रख लेना जो सा आपको आसान लगे। देखें nth रूट ऑफ a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू, देखो बेटे ये रेडिकल फॉर्म है ना जजर वाली, इसको a लिख के तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/n लिखेंगे और सारे की पावर n उसी तरह लिख लेंगे। और बाद में क्या होना है, ये जो बटे में n है सारी पावर वाले n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, a आ गया। कैंसिल होने की वजह से इसका नाम है कैंसिलेशन लॉ फॉर रेडिकल, क्योंकि रेडिकल के लिए सारा काम कर रहे हैं, कैंसिल भी हुआ, तो इस वजह से इसका नाम है कैंसिलेशन लॉ फॉर रेडिकल। nth रूट किस वजह से है, ये ब्रैकेट के अंदर देखो nth रूट ऑफ a लिखा है, इस वजह से इसका नाम nth रूट a है। आगे इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रूट्स एंड एक्सपोनेंट, ये कैसे है, इनवर्स प्रॉपर्टी होता है कि बटे को उल्टा देते हैं। ये देखें 1/n है ना, इसको उल्टाएंगे तो n आ जाएगा, या 1/n को उल्टाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, रेडिकल वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो इस वजह से इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रूट एंड एक्सपोनेंट कहते हैं। बाद में भी अगर आप देखें तो 1/n और पावर वाला n एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, एक दूसरे का इनवर्स भी है, ये करने के बाद a आ गया। इसके एग्जांपल में देखें थर्ड रूट ऑफ 2 रेस टू द पावर 3, तो क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर देखना बेटे 2 की जगह पे 2 आ गया, ये थर्ड रूट है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 1/3 और सारे की पावर 3 है, पावर पावर से कैंसिल, ये आगे लिखा हुआ है, तो ये 2 आंसर आ गया। तो आप इसका नाम कोई भी याद रख लें, मेरा ख्याल है कि आपका जहन जो ज्यादा अपील कर रहा है वो nth रूट रूल भी आप इसको पसंद किया आपने, और कैंसिलेशन लॉ को भी आपने बहुत पसंद किया क्योंकि यहाँ से कैंसिलेशन होगी। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस, कुव्वत नमा के कवानीन, उसके लिए चलेंगे अगले बोर्ड में। लॉज ऑफ इंडिसेस, कुव्वत नमा के कवानीन, यहां भी पहले नाम पढ़ लें, आपके सामने 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे देखें a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n आ जाएगा, a लिख के तो पावर ऐड हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों a रेस टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a और साथ m प्लस n। क्या हुआ ये देखें बच्चों, पहला हिस्सा देखें a की पावर m, a जो है ना ये बेस है और m जो है वो पावर है। आगे अगले नंबर पे भी a बेस है और n पावर है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हूं तो बेस को एक बार लिखते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं। एक जुमला आप मुझसे सुने, इफ द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड देन पावर्स आर एडेड, और बेस जो है वो इज रिटन एट 1 टाइम, ठीक है।
तो देख लें बेसिस सेम है, एक बार लिख लिया, पावर ऐड कर दें प्लस एन। इसकी एग्जांपल 2 की पावर 3 जरब 2 की पावर 4, यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, बेस को एक बार लिखें, पावर जमा कर दें 3 और 4, आगे फिर वो 3 और 4 7 हो गया, 2 की पावर 7 आके एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आगे जी कोशेंट रूल। कोशेंट तकसीम को कहते हैं, ये देखिए a की पावर m बटा a की पावर n, यहां भी देखें बेस a है, नीचे भी बेस a है। उर्दू मीडियम वालों, यहां भी असास a है, यहां भी असास a है। असास को एक बार लिखें, ऊपर वाली पावर जो है वो वैसे रहे और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, यानी कि बेस एक बार लिखी, ऊपर की जो पावर है m, m की जगह m, और नीचे वाली पावर जो उसका साइन चेंज हो गया ऊपर जाके। इसकी एग्जांपल देखें, 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 बराबर आ जाएगा 2 के, क्योंकि बेसिस सेम है, ऊपर वाली रकम में भी बेस 2 है, नीचे भी बेस 2 है। असास 2 एक बार लिखा, यानी कि बेस को एक बार लिखा, पावर ऊपर क्या था 5 और 2 ऊपर जाके माइनस हो गया, 2 की पावर 3 आ गया, 5 में से 2 निकाला, 2 की पावर 3 8 होता है। आ रहा जी पावर रूल। पावर रूल मैंने बड़ा इस्तेमाल किया, ये भी सारे 1.2 में इस्तेमाल, जब भी आपने 1.2 करनी है ना, तो ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, इसको आपने पहले अच्छी तरह से तैयार कर लेना। a की पावर m है और सारे की पावर n है, तो क्या हुआ, a की जगह पे तो a लिखा हुआ है, पावर पावर से जरब हो गई है, m और n आपस में जरब हो गए, ये पावर रूल है। मिसाल देखें इसकी एग्जांपल, 2 की पावर 3 सारे की पावर 4, 2 को उसी तरह लिख दिया, पावर को पावर से जरब, 3 और 4 को जरब कर दिया, आगे फिर सिंप्लीफिकेशन 3 4 बार 12, 2 की पावर 12 कैलकुलेटर से करेंगे तो 4096 आंसर आ जाएगा। अब है जी जीरो एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं बेटे, एक्सपोनेंट बेटे जो पावर है ना उसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है m, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है n, यहाँ पे एक्सपोनेंट m, यहाँ पे n, यहाँ पे m है और फिर n भी बन जाता है क्योंकि बाद में यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 0। तो आपने जीरो एक्सपोनेंट रूल में कहना है हर रियल नंबर की पावर 0 हो, जवाब 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रहे, 0 के अलावा, मतलब 2 की पावर 0 1 आ गया, 5 की पावर 0 1 आ गया, तो अगर कोई कहे 0 की पावर 0, तो आपने कहना 1 नहीं होता, वो एक अलग फॉर्म है, वो हम अगली क्लासों में जब हम एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में जाएंगे ना, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट होता है हासिल जरब, देखे ब्रैकेट के अंदर a और b का प्रोडक्ट है और सारे की पावर n है, तो इसमें रूल ये है कि अगर इकट्ठे की पावर n है ना, दो चीजें जरब हो रही हैं, तो उसको अलग अलग जरब करके उनकी पावर n लिखी जा सकती है। a की पावर n अलग, जरब प्रोडक्ट का जरब होता है, जरब अलग, b की पावर n अलग। इसके एग्जांपल ले लें, 2 जरब 3 सारे की पावर 4, 2 की पावर 4 अलग लिख दे, जरब की अलामत लिख के 3 की पावर 4 अलग लिख लें, आगे वो हल किया, वो एक अलग बहस है। आगे है पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। कोशेंट किसे कह रहा है, ये जो बटे में है ना रकम a बटा b, a और b तकसीम हो रहे हैं ना, यानी कि a को b तकसीम कर रहा है, ये तकसीम वाली शक्ल जो है इसको कोशेंट कहते हैं। तो कोशेंट की पावर यहाँ पे क्या है n, तो कोशेंट में कौन कौन है a और b, तो a और b की इकट्ठी पावर n है, तो आप क्या करेंगे, a की पावर अलग से n लिख लेंगे, b की पावर अलग से n लिख लेंगे। इसके एग्जांपल देखें, 2 बटा 3 सारे की पावर है 4, 2 की पावर अलग से 4, 3 की पावर अलग से 4, आगे हल किया तो 16 आ गया, इसको हल किया तो 81 आ गया। अच्छा जी, आगे है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, यानी कि एक्सपोनेंट बेटे ये जो पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज है। देखें यहाँ पे a की पावर -n है, तो a का एक्सपोनेंट -n है, दोनों सेम चीजें हो गई। तो देखें a की पावर -n है ना, इसको उल्टा दे, इसका बटा 1 है ना, इसको उल्टा दें, 1 बटा 1 उल्टाएंगे तो 1 का तो खैर कुछ नहीं बिगड़ेगा, 1 की जगह 1 आएगा, बटे की जगह बटा, तो a की पावर -n तो नीचे आके a की पावर n हो जाएगा। ठीक हो गया। एग्जांपल भी ले ले, 2 की पावर -3 है, इसका बटा 1 है, आपको समझाने के लिए इसको उल्टा दे, उल्टा दिया तो 1 उसी तरह आ जाएगा, तो इसको जब नीचे लाएंगे तो ये जो पावर है माइनस की प्लस हो जाएगी और 1 बटा 8 इसको हल करने के बाद आ जाएगा। अब हम अगले बोर्ड पे जाएंगे जिसके हम सर्ज और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उर्दू मीडियम वालों मिकदार असम और उसकी अकसाम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स इर्रेशनल रेडिकल के बारे में पहले सीखे, फिर रैशनल रेडिकल के बारे में सीखे, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे, सर्ज पे डिटेल से पढ़ेंगे। इर्रेशनल रेडिकल क्या होता है,
रेडिकल तो हुआ ना जजर। तो इर्रेशनल का मतलब है कि वो वाला जुमला जिसको हल करने के बाद जवाब हमारा इर्रेशनल नंबर है। क्या है? ये देखें, ये इर्रेशनल नंबर है ये वाला। देखें, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो 2.23606796 एंड सो ऑन आया। तो ये वाली जो चीज है ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। दोबारा देखें, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है रेडिकल साइन की वजह से, जजर की अलामत की वजह से। इसको हल करें तो इर्रेशनल नंबर आ जाए, तो इस तरह का रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो इर्रेशनल रेडिकल कहलाता है। ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि स्क्वायर रूट है। इसको हल करें तो रैशनल नंबर आ रहा है, ये देखिए 2 भी रैशनल नंबर है, इसका ओवर वन बन जाता है। ये भी रैशनल नंबर है, इसका ओवर वन बन जाता है। आगे स्क्वायर रूट 16 भी रैशनल नंबर है, इसका ओवर क्या बन जाता है? वन। कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन, बच्चों रेडिकल एक्सप्रेशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रेडिकल का साइन है, जजर का साइन है। कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करें तो इर्रेशनल नंबर आ जाए तो वो होगा इर्रेशनल रेडिकल। कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाए आपके पास रैशनल नंबर, तो वो होगा रैशनल रेडिकल। रीड आउट करेंगे। और रेडिकल एक्सप्रेशन एक रेडिकल वाला जुमला, जजर वाला जुमला, दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू अ रैशनल नंबर, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद रैशनल नंबर ना आ सके। और एग्जांपल स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इसी तरह आगे भी ये एक एग्जांपल। रैशनल रेडिकल और रेडिकल एक्सप्रेशन दैट कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ रैशनल नंबर, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करें तो रैशनल नंबर बन जाए। देखिए स्क्वायर रूट 4 को सिंप्लीफाई किया तो रैशनल नंबर बन गया 2/1 बनता है ना। स्क्वायर रूट 9 को किया तो 3 आ गया, इसका ओवर 1 रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट 16 को किया तो 4/1, तो ये रैशनल नंबर। थर्ड, मकादीर असम। देखो बच्चों, इसकी मैं पहले एक्सप्लेनेशन करूंगा, डेफिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 जो है ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड है, और ये आगे ये सर्ड नहीं है। आप देखिए हाँ और ना का जवाब अगर आपको मिल गया ना तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जानी है। अच्छा मुझे पहले आप ये बताएं, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है, बताएं ये रेडिकल एक्सप्रेशन है ना स्क्वायर रूट 9, क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर रेडिकल की अलामत है जजर की। ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन, ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन, ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन, ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन। अब ये दो रेडिकल एक्सप्रेशन जो है इनको जब हम हल करेंगे तो हमें इर्रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, इर्रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। देख लें, थर्ड रूट ऑफ 125 इज नॉट अ सर्ड बिकॉज, इसको जब हम हल किया तो रैशनल नंबर मिला, यानी कि इर्रेशनल नंबर नहीं मिला। स्क्वायर रूट 9 जो है ये सर्ड नहीं है क्योंकि जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमें होल नंबर मिल जाता है, और वो जो होल नंबर होता है ना वो रैशनल नंबर होता है। तो अब ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, तो इसका मतलब है कि आवर रिजल्ट इज नॉट एन इररेशनल नंबर। देखें सर, सर्ड क्या होता है? आपके पास ये है जी स्क्वायर रूट रेडिकल, इसके नीचे कोई भी नंबर लें आप, एक नंबर मैं ले लूं 9, एक नंबर मैं लेता हूं 5, ये सर्ड नहीं है क्योंकि इसको जब आप हल करें तो आंसर आता है 3। 3 जो है वो रैशनल नंबर है, इस वजह से ये सर्ड नहीं है। तो फिर सर्ड होता क्या है? अब ये स्क्वायर रूट 5 है, इसको हल करें तो ये लंबी चौड़ी रकम आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डेसिमल
फ्रैक्शन आ रही है, यानी कि इरेशनल नंबर आ रहा है। कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन जिसको हम सॉल्व करें तो इरेशनल नंबर आ जाए तो वो रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो सर्ड बन जाता है। लेकिन एक कंडीशन और है साथ, वो कौन सी है कि स्क्वायर रूट के नीचे ये जो 5 है या 9 है, स्क्वायर रूट के नीचे रैशनल नंबर हो। अब आप कहेंगे पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, नहीं, स्क्वायर रूट के नीचे आपने रैशनल नंबर ही रखना है, फिर इसका फैसला होना है कि सर्ड है या नहीं। देखो 9 भी रैशनल नंबर है, 5 भी रैशनल नंबर है, तो इसका फैसला हमने कर लिया ना कि 5 सर्ड है, क्योंकि इसका सारे का रिजल्ट रैशनल नंबर आता है। 9 सर्ड नहीं है क्योंकि सारे का जवाब रैशनल नंबर आता है। ठीक हो गया। कंडीशन क्या बताई है कि स्क्वायर रूट के नीचे रैशनल नंबर आए, तो बाद में उसको हल करने के बाद ही रैशनल नंबर आ जाए तो फिर सर्ड बनता है। अब देखें ये सर्ड क्यों नहीं है, ये वाले स्क्वायर रूट तो है लेकिन इसके नीचे रैशनल नंबर नहीं है, इनके नीचे ये इरेशनल नंबर है, आयलर नंबर, पाई भी इरेशनल नंबर है। दोबारा सुनो, स्क्वायर रूट के नीचे इरेशनल नंबर है, इस वजह से ये सर्ड नहीं है। और अगर स्क्वायर रूट के नीचे रैशनल नंबर आ जाए जैसे 5 और 9 है तो सर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको हल करने के बाद अगर आ गया आपके पास होल नंबर तो ये सर्ड नहीं है। होल नंबर आने का मतलब है रैशनल नंबर आ गया, और इसको हल करने के बाद आपके पास अगर आ गया इरेशनल नंबर तो फिर ये क्या बनेगा, सर्ड बनेगा। तो सर्ड की डेफिनेशन देख लें आप, एन इरेशनल रेडिकल, इन दोनों में से बताओ इरेशनल रेडिकल कौन सा है, ये वाला जिसको हल करके इरेशनल नंबर आ जाए तो वो इरेशनल रेडिकल होता है। विद रैशनल रेडिकेंड, उसके नीचे जजर के नीचे रैशनल नंबर आया है 5, तो जजर के नीचे जो चीज होती है उसे रेडिकेंड कहते हैं, उर्दू में मजरूर कहते हैं। is called third. For example, if we take the nth root of a rational number a, कोई भी रैशनल नंबर है उसका nth रूट ले ले तो वो रैशनल नंबर का nth रूट जो है वो कैन और कैन नॉट बी अ सर्ड, सर्ड हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। पहली दो एग्जांपलों में सर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि थर्ड रूट ऑफ 125 को हल करें तो हमारे पास रैशनल नंबर आता है, आना ही रैशनल नंबर चाहिए था। स्क्वायर रूट 9 ये भी सर्ड नहीं है क्योंकि इसको सिंपलीफाई करें तो रैशनल नंबर आता है। सर्ड के लिए कंडीशन थी कि सिंपलीफिकेशन के बाद इरैशनल नंबर आए। स्क्वायर रूट 5 सर्ड है, क्यों, क्योंकि इसको हल किया तो हमारे पास इरैशनल नंबर आया। तो सर्ड की कंडीशन क्या है, इरैशनल, यानी कि रेडिकल एक्सप्रेशन को हल करने के बाद आपके पास क्या आ जाए, इरैशनल नंबर आ जाए, एक कंडीशन। दूसरी है कि रेडिकल के नीचे जो रेडिकेंड है वो रैशनल हो, मतलब कि रेडिकल के नीचे रेडिकेंड 5 है ना, तो 5 अकेला क्या होता है, रैशनल ही होता है। आगे ये मैंने आपको एमसीक्यूज करवा दिए हैं कि ये सर्ड नहीं है, सिर्फ इरेशनल नंबर है। सर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इनका रेडिकेंड आइलर नंबर ई और पाई ये रैशनल नहीं है। अब हम उर्दू मीडियम वालों को समझाएं। मकादीर असम, इसे इंग्लिश में सर्ड कहते हैं। ये ना एक गैर नातक रकम होती है, यानी कि इसको हल करें ना तो गैर नातक रकम बनती है जिसमें जजरी अलामत के नीचे नातक रकम हो। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, देखें साहब, मुझे बताएं कि जजर 3 जो है नातक है या गैर नातक। बच्चों हमने पढ़ा था गैर नातक है, कैसे, वैसे 3 अकेला मुफरद अदद है ना, मुफरद अदद का जजर ले ले तो वो बनता है गैर नातक। तो जजर 3 पूरा का पूरा क्या है, गैर नातक रकम। ये इतनी बात मैंने आपको समझा दी है। एक गैर नातक रकम, उसकी मिसाल क्या है, जजर 3, जिसमें जजरी अलामत के नीचे नातक रकम हो। ये जजरी अलामत ये है जजर की अलामत, इसके नीचे कौन है 3, तो आपको पता 3 तो नातक,
तीन नातक रकम है ना, ये है 67। एक गैर नातक रकम मतलब जजर 3, जिसमें जजरी अलामत के लिए नीचे नातक रकम हो, जजरी अलामत के नीचे 3 है तो 3 नातक ही है ना, बटे में लिख सकते हैं, इसे मकादीर असम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी नातक अदद का एनवा जजर लेते हैं तो उस नातक अदद का एनवा जजर एक मकादीर असम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों? क्यों का जवाब देखें। देखो बच्चों, 125 का तीसरा जजर मकादीर असम नहीं है, ठीक है। 7 का तीसरा जजर मकादीर असम है। इसकी एक्सप्लेनेशन ले लो। 125 के तीसरे जजर को जब आप हल करते हो तो आता है 125 की पावर 1/3, 125 को लिखते हैं 5 की पावर, वो 1/3 है, कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। अब जो डेफिनेशन कहती है ना कि मकादीर असम क्या होती है, एक गैर नातक रकम होती है, तो बताओ इसको हल किया तो गैर नातक रकम आई है? नहीं, नातक रकम आई है, 3/1 आया। इसको जब आप हल करोगे ना मेरे बच्चों, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 7 की पावर 1/3, तो ये अशारिये में यानी कि ये गैर नातक आएगी। अब आप कहेंगे कैसी होगी, मैं कहूंगा गैर तकरारी और गैर मुख्ततम होगी। आपको पता गैर तकरारी और गैर मुख्ततम जो है वो गैर नातक अदद को जाहिर करती है। और मिसालें लें, मसलन अब ये 5 का जजर जो है ये गैर नातक है, क्या है? गैर नातक है। देख लें, जजर 5 जो है ये मुफरद अदद है ना, इसका जजर लेंगे तो गैर नातक होगा। अब ये मकादीर असम कब बनेगा? जब इसको हल कर लें तो गैर नातक अदद आएगा। देख लो, हल किया, जजर 5 को हल किया, ये सारा आया। ये है गैर मुख्ततम गैर तकरारी कसरे इशारिया, गैर मुख्ततम गैर तकरारी कसरे इशारिया गैर नातक अदद को जाहिर करती है। वापस जजर 5 पे आओ। एक चीज तय हो गई है कि जजर 5 क्या है? गैर नातक अदद। इसकी जजर के नीचे क्या है? 5, तो 5 क्या है? नातक अदद। डेफिनेशन पे गौर करो, एक गैर नातक रकम जिसमें जजरी अलामत के नीचे क्या हो? नातक रकम हो, तो ये मकादीर असम बन गई है। अच्छा, ये जजर 9 जो है एक मकादीर असम नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे तो देखो ना, ये जजर वाली रकम तो है, लेकिन जब हम इसको हल करते हैं तो ये नातक अदद बन जाती है। शर्त यह है कि हो जजर वाली रकम, लेकिन हल करने के बाद नातक अदद ना बने। जजर वाली रकम का जजर ले लें तो जवाब गैर नातक अदद आए, फिर मकादीर असम बनती है। अब आप देखें, जजर 7, जजर 2, 11 का तीसरा जजर, ये मकादीर असम है। अब जजर 7 और जजर 2 ये तो तयशुदा है ना कि 7 और 2 मुफरद अदाद हैं। मुफरद अदाद का हम ले लें अगर जजर, तो वो नातक अदाद बनते हैं। तो मकादीर असम का पहली शर्त ही यही है कि वो गैर नातक रकम हो। बताओ, जजर 7 गैर नातक रकम है। दूसरी शर्त क्या है? जजर के नीचे नातक रकम हो। अब इस जजर के नीचे देख लो 7, तो 7 नातक है। अलहदा जब हम लिखेंगे ना 7, उसका बटा 1 बन जाता है ना, तो इसलिए नातक है। इसी तरह ये भी हल होगी। इसको कैसे हल करना है? 11 का तीसरा जजर ले लें या थर्ड रूट ऑफ 11 ले लें आप कैलकुलेटर की मदद से, तो ये क्या आ जाएगा? गैर तकरारी गैर मुख्तम कसरे इशारिया आ जाएगी, जो कि एक गैर नातक अदद भी बनेगी और दूसरी शर्त भी पूरी हो जाती है। जजर के नीचे देख लो नातक अदद है 11/1। अब चौथा, ये बड़ा अहम है, जजर पाई का जजर और आयलर नंबर ई का जजर मकादीर असम नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जजर के नीचे आना चाहिए, दूसरी शर्त जजर के नीचे नातक रकम आनी चाहिए। यहाँ पे जजर के नीचे नातक रकम नहीं है, पाई नातक नहीं है, यहां भी जजर के नीचे नातक रकम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये मकादीर असम क्यों नहीं है? क्योंकि जजर के नीचे नातक रकम नहीं है। एमसीक्यू, हर मकादीर असम एक गैर नातक अदद है। मतलब कि ये मकादीर असम है ना, जजर 5 एक गैर नातक अदद है, लेकिन हर गैर नातक अदद, ये गैर नातक अदद है, ये भी गैर नातक अदद है। हर गैर नातक अदद मकादीर असम नहीं होता। मसलन जजर पाई और जजर ई गैर नातक अदाद हैं, लेकिन मकादीर असम
नहीं है। अब हम अगले बोर्ड पे जाएंगे जिसमें टाइप्स ऑफ सर्ड्स, मकादिर असम की अकसाम। पहले नंबर पे है मोनामियल सर्ड, दूसरे नंबर पे है बाइनामियल सर्ड। मोनामियल का मतलब है एक रकम वाली मकादिर असम, बाइनामियल का मतलब है दो रकमों वाली मकादिर असम। मोनामियल मोनो से है, मोनो का मतलब होता है एक। अ सर्ड, एक सर्ड दैट कंसिस्ट अ सिंगल टर्म, जो एक रकम पर मुश्तमिल होता है, इसका मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 एक ही रकम है, स्क्वायर रूट 3 एक रकम है, स्क्वायर रूट 5 एक रकम है। एक एक रकम वाले जो है वो मोनोमियल सर्ड। एक मकादीर असम जिसमें सिर्फ एक ही रकम हो या रकम मकादीर असम कहलाता है, मसलन जजर 2, जजर 3, जजर 5 वगैरह। बाई का मतलब होता है दो, तो बाई नॉमियल दो रकमों वाला सर्ड, नॉमियल रकम को ही बोलते हैं। अ सर्ड दैट कंटेन्स, एक सर्ड जो मुश्तमिल होता है द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड, दो मोनोमियल सर्ड को इकट्ठा कर दो। ये देखें, पहला मोनोमियल सर्ड स्क्वायर रूट 3 या दूसरा स्क्वायर रूट 5 है, दोनों को इकट्ठा कर दिया तो दो रकमों वाला बन गया, बाइनोमियल सर्ड बन गया। ये भी इसी तरह बाइनोमियल। एक मकादीर असम जो दो यक रकमी मकादीर असम का मजमुआ हो। ये देखिए, जजर 2 अकेला हो तो यक रकमी है, एक जजर 7 है ये भी यक रकमी है, एक रकम वाला है, दोनों को जमा करें तो दो रकमी वाला बन गया। आगे कॉन्जुगेट सर्ड या कॉन्जुगेट मकादीर असम क्या है? आप देखो, जजर जजर ए जमा जजर बी और जजर ए मनफी जजर बी, दरमियान वाली अलामत बदलो। यहाँ पे जमा है तो मनफी कर दो, अगर यहाँ पे मनफी होता तो इधर क्या कर देना, जमा। ये कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेट। तो स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। यानी कि प्लस वाले का कॉन्जुगेट माइनस वाला और माइनस वाले का प्लस वाला। जदर ए जमा जदर बी और जदर ए मनफी जदर बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट मकादीर असम कहलाते हैं। जमा वाले का कॉन्जुगेट मनफी में आ जाएगा सेंटर में, और मनफी वाले का कॉन्जुगेट जमा में आ जाएगा। ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।